हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 8 जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स ये यूनिट 8 है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, इसमें कुल मिला के 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस यूनिट में। तो पहला टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। सेकेंड टॉपिक आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। थर्ड टॉपिक आपको इस पे पढ़ना है इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ना है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। और लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है इसमें प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। हम सबसे पहले जान लेते हैं बायोमैकेनिक्स कहते किसको है। बायोमैकेनिक्स, देखिए बायोमैकेनिक्स जो है ये ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है बायोमैकेनिक्स। बायो का मीनिंग है, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, बायो मीन्स लिविंग थिंग एंड मैकेनिक्स इज ए फील्ड ऑफ फिजिक्स। अब मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ, ये फील्ड ऑफ फिजिक्स से लिया गया है। इसका मतलब इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस। इसका मतलब बायोमैकेनिक्स साइंस की ही एक शाखा है जिसमें विच डील्स विद द फोर्सेस रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट, जिसमें हम जो फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं बॉडी मूवमेंट पे उनकी स्टडी करते हैं। यानी जो फोर्सेस बॉडी पे लगते हैं, जैसे फ्रिक्शन हुआ, ग्रेविटी, इन सारे फोर्सेस की स्टडी हम करते हैं बायोमैकेनिक्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। देखिए, पहला जो टॉपिक है उसका नाम है लॉ ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं लॉ ऑफ मोशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये पहला आपका टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, आप देख सकते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। देखिए, लॉ ऑफ मोशन जो है इसको पहली बार आइजैक न्यूटन ने 1687 यानी 1687 में इसको फॉर्मुलेटेड किया था, इसके बारे में बताया था। और ये 3 तरीके के होते हैं। ये कितने प्रकार के बताया इन्होंने, 3 प्रकार के। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ ऑफ मोशन इसमें 3 हैं। तो पहला जो लॉ है उसका नाम है लॉ ऑफ इनिशिया। आप देख सकते हैं लॉ ऑफ इनिशिया के नाम से इसको जानते हैं, आप देख सकते हैं। और किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। और हिंदी में इसको लॉ ऑफ यानी जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। इसको जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए इस लॉ को समझिएगा, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। इस लॉ में लॉ ऑफ इनिशिया में कहा गया है दिस लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल बी रिमेन एट रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट in motion will be remain in motion at the constant velocity unless acted upon by a force। देखिए, इस लॉ में कहा गया है कि कोई वस्तु तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और ये भी कहा गया है कि कोई वस्तु तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। यानी अगर मोशन में कोई वस्तु है, कोई वस्तु मोशन में ऐसे जा रही हो, तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। ये एक पॉइंट इसमें कहा गया। और दूसरा पॉइंट कहा गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक गतिमान नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना अप्लाइड हो। तो ये लॉ ऑफ मोशन के रूप में इसको हम जानते हैं। अब स्पोर्ट्स में देखिए, स्पोर्ट्स में आप एक पिक्चर से समझ सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स में पेनल्टी शूट आउट होता है। पेनल्टी करते समय अगर बॉल वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी, बॉल रुकी रहेगी। और प्लेयर क्या करते हैं, जब उस पर फोर्स देते हैं यानी किक मारते हैं तो बॉल फिर मोशन में आ जाती है। और जब मोशन में आती है तो फिर अपोजिट प्लेयर, जो अपोनेंट प्लेयर है, उसको रोकते हैं बॉल को, तभी वो रुकेगी। या फिर फ्रिक्शन के कारण रुकेगी, ग्राउंड में बहुत सारा फ्रिक्शन लगता है ना, ग्रेविटी के कारण ही रुकेगी, वरना नहीं रुकेगी। ये लॉ ऑफ जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनिशिया है, लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यही कहा गया है। सेकेंड लॉ की तरफ बात करते हैं। देखिए, सेकेंड लॉ कौन सा है, देखिए सेकेंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सलरेशन के नाम से जानते हैं और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। ये न्यूटन ने दूसरा लॉ दिया है। इस लॉ में कहा गया है, देखिए इस लॉ में भी यही कहा गया है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ में कहा गया है कि एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड, यानी जो कोई पार्टिकल होगा उसका एक्सलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, फोर्सेस पे, जो भी उस पर फोर्स लग रहा है, और उसके मास पे करेगा, है ना। तो अब देखिए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ स्टेट दैट एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल इज डिपेंड ऑन द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द पार्टिकल एंड पार्टिकल्स मास।
उसके पे लगने वाला जो मास है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं F इक्वल टू एम ए, है ना, मास एक्सेलरेशन। यानी कि अब देखा जाए तो मास के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं फोर्स भी अप्लाइड करेगा, वो कितना एक्सेलरेट होगा, ठीक है। अब इसको समझिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल के थ्रू इसमें समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लेते हैं इफ़ अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे अनइक्वल फोर्स अप्लाइड किया जाएगा तो इक्वल मास, यानी समझ रहे हैं आप, अनइक्वल फोर्स अप्लाई किया गया है, इक्वल मास हो, यानी कि यहाँ पे 1 kg का कोई वस्तु है, यहाँ भी 1 kg का वस्तु है, लेकिन फोर्स अप्लाइड जो किया गया है वो अलग अलग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2 न्यूटन का फोर्स किया गया, यहाँ 1 न्यूटन का ही फोर्स किया, तो दूर कौन जाएगा? दूर वो जाएगा जिस पे ज़्यादा फोर्स लगा है, तो वो दूर जाएगी। यही है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, वॉलीबॉल का दिया है कि अगर वॉलीबॉल प्लेयर किसी बॉल को हल्के से ड्रॉप करते हैं तो वो बॉल दूर नहीं जाएगी, वहीं अगर वो तेज़ी से साथ उस बॉल पे फोर्स लगाएं तो बॉल दूर तक जाएगी। यही देखिए इसमें लिखा है यहाँ पे कि शॉर्ट पुट में भी यही एक तरीके से देखा गया है कि जो शॉर्ट पुट इवेंट होता है तो प्लेयर्स क्या करते हैं, फोर्स के साथ उस बॉल को फेंकते हैं और अच्छे एंगल के साथ, यानी जो एंगल हो वो करेक्ट हो, है ना, 45 के करीब हो, तो उससे क्या होगा कि वो जो दूरी है ऑब्जेक्ट की वो दूर तक जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ये सेकंड लॉ है। तो सेकंड लॉ में आप ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो उसके एक्सेलरेशन पे, और मास भी कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन को निर्धारित करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ें, थर्ड लॉ की तरफ। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये तो बहुत ही फेमस लॉ है, आप सभी जानते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। दिस लॉ इज स्टेट दैट द एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम इसको जानते हैं, है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। स्पोर्ट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? देखिए स्पोर्ट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे स्विमिंग में, जब स्विमिंग में कोई भी स्विमर क्या करता है, वाटर को पुश करता है, तो वाटर को जब वो पुश करता है तो वो एक्शन रिएक्शन में वाटर उसको आगे की तरफ भेज देता है, फॉरवर्ड एक्शन हो जाता है। स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड, पीछे की तरफ, ये एक्शन हो गया। रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन, द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड, और क्या करता है, वाटर स्विमर को आगे की तरफ फेंक देता है। इसी तरह वॉकिंग करते समय जब हम ग्राउंड पे पुश करते हैं तो इसका रिएक्शन क्या होता है कि हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। शूटिंग करते समय आपने देखा होगा कि गन या पिस्टल से जब हम फायर करते हैं तो बुलेट फॉरवर्ड की तरफ जाती है, और उसका रिएक्शन क्या होता है कि हमें उसका जो जर्क पीछे की तरफ बैक साइड हमें महसूस होता है, यानी पीछे की तरफ धकेल देता है। इसी तरह ड्रिबल करना, बास्केटबॉल में ड्रिबल करना, हम बॉल को जब हम ड्रिबल करते हैं तो हम जब बॉल को नीचे मारते हैं तो वो ऊपर की तरफ उतनी ही ऊंचाई पर जाती है। तो एक्शन और रिएक्शन। इसी तरह हाई जंप भी है, जब हम पुश करते हैं, देखिए हम अर्थ को पुश करते हुए सरफेस को, सॉलिड सरफेस को हम सॉलिड सरफेस पे हम जब उसको हम पुश करते हैं तो अपोजिट रिएक्शन में हम आगे की तरफ चले जाते हैं। ये एक्शन और रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इसमें लीवर्स, है ना, उत्तोलक के नाम से इसको जानते हैं हिंदी में। और स्पोर्ट्स में क्या क्या इसका यूज़ है? देखिए उत्तोलक 3 तरीके के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के हों? 3 टाइप्स ऑफ लीवर में मेन देखिए पॉइंट आप समझ लीजिए, लीवर में कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ना है। एक तो लीवर, देखिए लीवर एक तरीके का ऐसा डंडा है, ठीक है, एक ऐसा इस तरीके का लीवर का मतलब आप उत्तोलक का मतलब आप तराजू से समझिएगा। लीवर आर मशीन, एक तरीके की मशीन है यूज टू इंक्रीज फोर्स, जो कि हमारा फोर्स को बढ़ाने में काम करते हैं। जैसे कि लीवर का एग्जांपल दूं मैं, जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है सीजर, कैंची। अब स्पोर्ट्स में किस तरीके से वो वर्क होता है, तो स्पोर्ट्स में हमको पढ़ना है ना। जैसे लीवर, अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी, जैसे कि बायोमैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो बायोमैकेनिक्स में हमको लीवर, लिगामेंट और मसल्स, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि लीवर की तरह ही काम करते हैं।
है ना, बोन्स, आपके लिगामेंट्स, आपके मसल्स, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारे जो है आपका एक तरीके का फॉर्म है जिसमें बॉडी एक तरीके से देखा जाए तो लीवर की तरह, तोलक की तरह काम करता है। इसमें एक साइड होता है लोड, ठीक है, एक साइड होता है आपका फरकम, और एक साइड होता है इसमें एफर्ट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट जो लिखा है ना, एफर्ट को हम बोलते हैं फोर्स, एफर्ट को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और फरकम को क्या बोलते हैं, एक्सिस, बीच का पॉइंट, एक्सिस, ठीक है। लोड, अब यहाँ पे देखिए लोड लिखा है, लोड को हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ पढ़ें। इसमें देखिए मैंने बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीवर, पहला फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकंड टाइप ऑफ लीवर, थर्ड टाइप ऑफ लीवर। तो पहले टाइप को हम समझते हैं, पहला टाइप क्या है। देखिए फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जो फरकम होता है वो बीच में होता है, यानी एक्सिस बीच में होता है यहाँ पे, और लोड एक तरफ होता है और एक तरफ क्या होता है, फोर्स होता है। एक तरफ लोड, एक तरफ फोर्स, और ये दोनों नीचे की तरफ ही होते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका एक जो एग्जाम्पल है वो सीज़र है, कैंची है, कैंची का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में देखिए इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए बॉडी किस तरीके से काम करती है फर्स्ट लीवर में। देखिए पहला, जब हम एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, देखिए पहला एग्जाम्पल की तरफ जाएं तो यहाँ पर देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, हाथ को ऊपर उठाया इस तरीके से, है ना। तो जब इस तरीके से उठाया तो यहाँ पे एक्सिस कहाँ पे है, ये देखिए फरकम कहाँ पे, बीच में है। एफर्ट एक साइड हो गया और एक साइड हो गया रेजिस्टेंस। तो बॉडी इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। एक्सटेंशन एट द एल्बो, एल्बो का एक्सटेंशन करना फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे सेकंड, देखिए एग्जाम्पल क्या है, वी शेप, वी सिटअप्स। वी सिटअप्स में हम इस तरीके से देखिए, वी सिटअप्स में देखिए यहाँ पे जो आपका हिप है, ये हिप हो गया फरकम। एफर्ट क्या हो गया, एब्डोमेन, एब्डोमेन से हम एफर्ट यानी कि हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, एफर्ट देते हैं। और तीसरा इसमें है आपका लोड। लोड कहाँ है, आपकी लोअर बॉडी, लेग एंड लोअर बॉडी। ये है आपका वी सिटअप पोजीशन। ये फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर हो गए, बॉडी इस तरीके से। सेकंड टाइप ऑफ लीवर देखिए, सेकंड टाइप ऑफ लीवर में आप देख सकते हैं, सेकंड टाइप ऑफ लीवर में क्या होता है, यहाँ जो फोर्स है आपका, फोर्स एक साइड होगा, लोड बीच में होगा, और फरकम साइड में होगा, एक साइड में होगा, ठीक है। तो ये आपका लीवर में जो एक साइड आपका फरकम, जिसको मैंने बताया था एक्सिस होगा, इसी पे बैलेंस करना है। लोड एक साइड होगा और एक साइड होगा आपका फोर्स। तो अब ये स्पोर्ट्स में किस तरीके से अप्लाइड है, देखिए स्पोर्ट्स में अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से, यानी स्टैंड ऑन टिप टो, स्टैंड ऑन टिप टो यानी अपना पूरी बॉडी का वेट अगर आप अपने टोज़ पे रखें, इस टोज़ पे रखें, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं, जैसे ताड़ आसन आपने किया होगा तो देखते होंगे कि हम पैरों, टोज़ पे पूरी बॉडी का वेट रखते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे एक्सिस, ये टोज़ क्या हो गया, ये एक्सिस हो गया, फरकम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था, लोड, जो लोड होगा वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे लोड हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका एफर्ट है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ बॉडी ले जा रहे हैं ना, तो एफर्ट क्या हो गया आपका, फोर्स, ठीक है। वो फोर्स ऊपर की तरफ आपको ले जा रहा है, और एक्सिस यहाँ पे होगा टोज के पे, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस यानी लोड। इसके बाद देखिए एक और इसका एग्जांपल है स्ट्रेट पुशअप्स। स्ट्रेट पुशअप में देखिए फरकम हो गया आपका बॉल ऑफ द फीट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सिस यहाँ पे। इसके बाद देखिए एफर्ट क्या हुआ, आर्म मसल्स, देखिए आप आर्म के मसल्स, ये हो गया आपका एफर्ट। इसके बाद लोड क्या हो गया, पूरी बॉडी वेट, है ना, आप समझ गए होंगे। इसमें मैंने आपको बताया जो इसमें जो आपका सेकेंड टाइप ऑफ लीवर है, इसमें आपका लोड बीच में होगा, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। थर्ड देखिए, थर्ड टाइप ऑफ लीवर, देखिए थर्ड टाइप ऑफ लीवर को ऐसे देखिए, इससे आप समझ जाएंगे। फरकम एक साइड होगा, फोर्स ऊपर की तरफ होगा और लोड नीचे की तरफ होगा। एक साइड लोड होगा, यानी फोर्स किसके बीच में होगा, वो फरकम और लोड के बीच में, हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल से अच्छे से आप समझेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल है इस तरीके से बाइसेप्स करना,
देखिए बाइसेप्स करते समय ये फ्रिक्शन होता है इसमें। देखिए इसमें फॉरकम यहाँ पे हो जाएगा, एफर्ट यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम फ्रिक्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ से एफर्ट आते हुए यहाँ तक, लास्ट तक, यहाँ तक पहुँचता है, और ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो फॉरकम याद रखिए कहाँ पे है, एल्बो पे होगा। एफर्ट कहाँ पे होगा, बाइसेप पे होगा। और लोड कहाँ पे आएगा, आर्म पे आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड, इसमें एक और एग्जांपल देखिए, स्ट्रेट सिटअप्स। एक स्ट्रेट सिटअप्स है, एक वी साइड सिटअप्स था। अब इसमें स्ट्रेट सिटअप है, इसमें देखिए फॉरकम का होगा, हिप होंगे। एफर्ट कहाँ होगा, अपडाउमेन। और इसमें लोड कहाँ पे होगा, अपर बॉडी पे। तो ये हो गया आपका बायोमैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ लीवर, और थर्ड टाइप ऑफ लीवर हो गया। इसके बाद आगे की तरफ पढ़ें तो इसमें स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम्स में ये अप्लाइड हैं। जैसे क्रिकेट बैट भी एक तरीके का सेकंड टाइप्स ऑफ लीवर है। देखिए क्रिकेट बैट, जिसमें सबसे ऊपर वाला, जहाँ से हम बैट को पकड़ते हैं, ठीक है, वहाँ से फोर्स को रिलीज़ करते हैं। इसके बाद एक्सिस एक साइड हो जाएगा, बीच में बॉल लगता है ना, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसी साथ साथ देखिए किकिंग, लोअर किक करना, ये इस तरीके से थर्ड टाइप ऑफ लीवर हो गया, है ना। इसके बाद देखिए जंपिंग भी है, और लुकिंग अप फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर है। ऊपर की तरफ ऐसे देखना, जब हम हेड को अप एंड डाउन करते हैं तो वहाँ पे ये लीवर वर्क करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम है क्या, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कंडीशन। इट इज़ ए कंडीशन इन विच फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। देखिए इसको समझिएगा इस तरीके से, जैसे कि मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि इधर से भी एक फोर्स इस पे लग रहा हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, बीच में हमने बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया है, और इधर से भी एक फोर्स लग रहा हो, और इस साइड से भी, दोनों साइड से, और वो बराबर फोर्स हो, तो क्या होगा, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, और ये अपनी ही अवस्था में रहेगी, यानी यहीं पे ही रहेगी। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बैलेंसिंग की ही अवस्था तो हुई। इट इज़ आल्सो नोन एज बैलेंस। इसको हम इक्विलिब्रियम को क्या जानते हैं, बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक बात आपको पता चल गई कि इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस। ठीक है, तो ये करता क्या है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड अस बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। ये क्या करता है, बॉडी को बैलेंस करने में और स्टेबल रखने में हेल्प करता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब इसके टाइप समझिए। इसके दो टाइप हैं, एक है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। इसके दो टाइप है। पहला है स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होता है, इट इज़ एट रेस्ट और कम्प्लीटली मोशनलेस। इस स्टैटिक में क्या होता है कि ये जो बैलेंस की अवस्था होगी, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, है ना। ये जो इक्विलिब्रियम है, यानी स्टैटिक टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें कम्प्लीटली मोशनलेस होगा, कोई भी मोशन नहीं होगा, आप देख सकते हैं। और दूसरा इसमें टाइप्स है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब ही गतिशीलता है। तो डायनेमिक इज ए स्टेट वेयर बॉडी इज़ इन मोशन। ठीक है, और जो चेंजेस होंगे, एक्सेलरेशन होंगे, वो दिखाई देंगे। जैसे वॉकिंग हुआ, है ना, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे वॉकिंग हो, बॉल को ट्रिपल करने के लिए वो ले जा रहा है ना, इस तरीके से। तो ये भी एक कंडीशन है, डायनेमिक कंडीशन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ भी मूवमेंट में अपनी बॉडी को बैलेंस करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट भी बना है। तो स्टैटिक, ये इक्विलिब्रियम हो गया, स्टैटिक हो गया, एक डायनेमिक हो गया। इसको समझाने के लिए आपको इसमें बना है स्टैटिक, और ये डायनेमिक होगा। ये देखिए यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है, यानी कोई भी मोशन नहीं होगा। यहाँ पे बैलेंस करना है मूविंग पोजीशन में, यानी मूव करते हुए। यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे कि आप टेबल पे बैठे हों, लेटे हों, या फिर अब दूसरे में डायनेमिक में देखिए आप लिखा है कि जब हम मूवमेंट में हों तब ये लगता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए एक ऐसी अवस्था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी अवस्था हम कह सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम ऐसे समझें कि ये एक इमेजिनरी पॉइंट है, जिसमें पूरी बॉडी का बैलेंस होता है। जैसे कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट है, उसका बीच का वो पॉइंट, जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए यहाँ पिक्चर से आप समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, लेकिन जैसे वो
आगे की तरफ बेंड होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा और नीचे की तरफ आ जाता है, वो स्टेबिलिटी की भी पोजीशन में कहा जाएगा। देखिए ये जो टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें व्यक्ति अपने आप को बैलेंस करता है, यानी एक पॉइंट पे एक जगह पे अपने संपूर्ण भार को केंद्रित करता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे संपूर्ण भार केंद्रित रहता है उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वेट इसको हम सेंटर ऑफ वेट भी कह सकते हैं कि वहाँ पे सारा वेट आ गया। अब देखिए अलग अलग पोजीशन में आप समझिएगा, मान लेते हैं कोई व्यक्ति खड़ा है तो यहाँ पे है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे देखिए ये वृक्षासन में है तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे पहुँच गया। इसके बाद इसने थोड़ा सा पैरों को ओपन किया है, एक्सटेंड किया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और थोड़ा नीचे हो गया। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। तो ये इमेजिनरी लाइन है जो कि बॉडी को एक देखा जाए एक संपूर्ण भार को केंद्रित करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके कुछ जैसे एग्जाम्पल है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, एथलीट को हेल्प करता है मूव कराने में, है ना। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का उद्देश्य क्या है कि एथलीट को अच्छे से मूव कराओ। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं, है ना, एथलीट को आगे बढ़ने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारे इसके हैं। अब देखिए लिखा है एग्जाम्पल ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखिए गेम्स में देखिए आप यहाँ पे देखिए, जब गेम्स हो रहा होता है तो प्लेयर्स क्या करते हैं, इस तरीके से अपने आप को बेंड कर देते हैं जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और थोड़ा नीचे हो जाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितना वो ऊंचाई पे जाएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी अलग होगी, उसकी उतनी बैलेंस में नहीं होगी, अनबैलेंस्ड होगा वो। इसी तरह देखिए ये एक पोजीशन है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो नीचे वाला प्लेयर है इसका रेसलिंग में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, वो स्टेबल ज़्यादा होगा, और ऊपर वाला जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दूर होगा उसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये भी कुछ पॉइंट है। इसके बाद देखिए अगला टॉपिक है फ्रिक्शन। क्या है फ्रिक्शन? देखिए फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन का मतलब समझिएगा। फ्रिक्शन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि किसी मूवमेंट को रेजिस्ट करने का काम करते हैं। यानी कोई भी मूवमेंट हो रहा हो, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट रखे हों और एक ऑब्जेक्ट ही रखा हो, एक ऑब्जेक्ट रखा हो और उस ऑब्जेक्ट में कोई किसी भी प्रकार का उसमें मोशन अगर उसमें करना है तो फ्रिक्शन होगा ही होगा। अगर वो स्थिर अवस्था में है वहाँ भी फ्रिक्शन होगा ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्टिंग अलोंग टू सरफेस इन कॉन्ट्रैक्ट विद opposes the motion of one body over the other body is called force। देखिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब मूवमेंट करता है तो वो उसका विरोध करते हैं, इसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब फ्रिक्शन होते कितने प्रकार के? देखिए फ्रिक्शन के मेनली 4 टाइप्स हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला जो टाइप है इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक जो फ्रिक्शन होता है इस फ्रिक्शन में ये स्थिर अवस्था में होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे होता है? जब स्थिर अवस्था हो, है ना, जिसमें कोई भी मूवमेंट ना हो, है ना। जैसे कि अगर आपने बुक को रख दिया तो वो रखी है, वो स्टैटिक है ना। अगर उसको हमने आगे बढ़ाया तो जब वो आगे बढ़ा तो उसमें अगर वो बढ़ाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्सेस उस पर लग रहे हैं कहीं ना कहीं फ्रिक्शन भी उस पर लग रहा होगा। तो ये है। इसके साथ साथ देखिए दूसरा है, इसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन इसको हम डायनेमिक के नाम पे भी जानते हैं। इसमें देखिए स्लाइडिंग भी है, स्लाइड करते हुए। देखिए स्लाइडिंग का मतलब यहाँ पे है जब हम यह फ्रिक्शन कब लगता है? जब ऑब्जेक्ट का अपोजिट साइड लगता है, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड लगता है। देखिए यहाँ पर जब ये फ्रिक्शन कर रहा है तो अपोजिट साइड इसका फ्रिक्शन लग रहा है। साथ साथ जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है तब ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब स्लाइड कर रहा हो तब ये लगता है, जैसे आइस स्केटिंग में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन देखिए आप रोलिंग फ्रिक्शन से समझ गए होंगे। रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब ऑब्जेक्ट जो है रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्रिक्शन लगता है, या देख सकते हैं जब रोलिंग स्केटिंग करते हुए तब वो ये फ्रिक्शन देखने को मिलता है। और लास्ट में है इसमें फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन ये कहाँ पे लगता है? ये आपका वाटर, देखिए स्विमिंग के समय, पैराग्लाइडिंग के समय एयर में भी लगता है और वाटर में भी लगता है। इस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं आपको फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन भी है इसके। अब इसमें दिखा आगे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ
फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे फुटबॉल में, अगर देखा जाए फुटबॉल में इसका यूज़ है कि हम अच्छे से एक फुटबॉलर जो है जब उस किक करता है और किक करने के लिए उसको हेल्प चाहिए होती है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है फ्रिक्शन उसमें हेल्प करता है ना, करेक्टली वो अपने एम पे टारगेट कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्रिकेट में भी है। क्रिकेट में जब हम शूज़ कहीं ना कहीं शूज़ पहनते, देखिए यहाँ वेयरिंग शूज़ हैव स्पाइक्स है ना, तो वहाँ इंक्रीज़ कर देता है कि देखा जाए तो इंक्रीज़ कर देता है फ्रिक्शन विद द ग्राउंड है ना। फिर इससे क्या होता है, इससे जो बॉलर का जो रनिंग है उसमें कहीं ना कहीं जो वो स्लिप होने वाला है वो भी बचता है। मतलब क्रिकेट में अगर देखा जाए स्पाइक्स पहनता है, फिर स्पाइक्स से क्या होता है कि जो इंक्रीज़ हो जाता है वहाँ पे फ्रिक्शन, और जब फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा तो वहाँ पे वो जो स्लिप नहीं होगा अच्छे से वो। इसी तरह जो है जिम्नास्टिक जो होता है वो हॉरिजॉन्टल बार पे अपने आप को बैलेंस करता है, तो वहाँ भी कहीं ना फ्रिक्शन मदद करता है और वो अपना बैलेंस नहीं खो पाता है, नहीं तो वो गिर जाए कई बार, फ्रिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं उसको हेल्प मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चढ़ेंगे। एडवांटेजेस बहुत सारे, एडवांटेज के बाद डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है फ्रिक्शन की वजह से, इसके कारण इंजरी भी देखने को मिलती है ना। फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी, मूवमेंट में डिफ़िकल्टी भी देखने को मिलती है। वेट लिफ्टर और जिम्नास्टिक्स के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। इसके बाद हम प्रोजेक्टाइल, अगला टॉपिक है इसमें प्रोजेक्टाइल कहते किसको हैं? प्रोजेक्टाइल का मतलब आप समझिएगा, यहाँ पे आप देखिए प्रोजेक्टाइल को हम ट्रेजेक्टरी भी एंगल कहते हैं। देखिए प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से पैराबोलिक पथ बनाए, इस तरीके का एक पथ बनाए, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये जब कोई ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, बॉल को थ्रो करना, तो ये क्या है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेजेक्टरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ट्रेजेक्टरी इज एज द पथ डिस्क्राइब बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, दिस पथ इज कर्व्ड बाय शो द पिक्चर में आप देख सकते हैं इसको ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। इसके साथ साथ देखिए आगे की तरफ बढ़े जब, तो हम इफेक्टिंग फैक्टर आपको पढ़ने, कौन कौन से इफेक्टिंग फैक्टर लगते हैं प्रोजेक्टाइल को जब हम फेंकते हैं, यानी प्रोजेक्टाइल में कौन कौन से फैक्टर, जैसे एंगल, अगर कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को फेंके एयर में, कहीं भी फेंके, तो अगर वो 45 डिग्री पे फेंकता है तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अगर उससे कम मतलब उसका एंगल अगर कम है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति ने 45 डिग्री पे फेंका तो वो कुछ दूरी ज़्यादा लेगा, है ना। 45 वाला देखिए सबसे ज़्यादा दूरी ले रहा है, इस तरीके से आप 30 डिग्री वाला और कम लेगा। इसी तरह अलग अलग एंगल्स पे अगर वो ऊपर की तरफ ही फेंक दे तो कुछ भी दूरी नहीं गेन करेगा। इसलिए जो प्रोजेक्टाइल में एंगल बहुत ज़रूरी है। एंगल 45 डिग्री होगा तो वो दूर तक जा सकता है। इसके बाद देखें इनिशियल वेलोसिटी भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, उसको दूरी या फिर इफेक्टिंग फैक्टर्स में ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी के थ्रू अगर एक्सेलरेशन देखा जाए तो एक्सेलरेशन को बहुत हद तक कम करने में ग्रेविटी हेल्प करती है, उसको रोक देने में काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्टाइल बनने में वहाँ पे ये इसको करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एयर रेजिस्टेंस भी प्रोजेक्टाइल को इफेक्टिंग फैक्टर में आता है, जिसमें उसका सरफेस है, स्पीड है ना, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से। और लास्ट में देखिए स्पिन भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल में चेंजेस ला देते हैं, उसके इफेक्टिंग फैक्टर में है। और आपने देखा होगा कि जो बॉलर स्पिन बॉल फेंकता है, बॉल को स्विंग करा के फेंकता है, तो बॉल डायरेक्शन चेंज करती है और इसके इफेक्टिंग फैक्टर में आता है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो डायरेक्शन। अब स्पोर्ट्स में जो है बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस में, जैसे कि आपने देखा होगा कि बेसबॉल गेम में और स्पोर्ट्स में क्रिकेट की बात मैंने अभी बताया आपको, है ना। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे बास्केटबॉल में थ्रो करना, इसमें भी एंगल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरीके से ये पूरा यूनिट फिनिश हुआ। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।